हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के पास में MPSE 001 का सब्जेक्ट है और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे टाइप वाइज है और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो पूछे जा सकते थे वो सारे के सारे मैंने इसके अंदर कंपाइल किए हैं। ये एक लौती वीडियो है, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा MPSE 001 की जो भी प्लेलिस्ट है वो मैंने आप सभी के लिए बना दी है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या सिंपली कमेंट के माध्यम से आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टाइप 1 में क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति। तो विदेश नीति से रिलेट करते हुए कुछ प्रश्न है जो पक्का पूछे ही जाते हैं, क्योंकि टाइप वाइज आप सभी के लिए पेपर में तैयारी करना आसान हो जाएगा। तो ये पहला टाइप है आप सभी के लिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन विदेश नीति का ही आएगा और सिंपली आपसे ये पूछा जाएगा कि विदेश नीति क्या है, विदेश नीति का क्या अर्थ होता है। दूसरी चीज आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताओं को बताइए। तो जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो ना केवल उन क्वेश्चनों को पढ़ें बल्कि लॉजिकली समझे, क्योंकि सिर्फ आप सभी के लिए 2 घंटे का टाइम है। टाइम बहुत कम बचा है, 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं अब आप सभी के लिए सेकेंड ईयर के अंदर इस पेपर के अंदर। तो ज्यादा समय जो क्वेश्चन पेपर पढ़ने का मिलेगा उसी समय आप अपने मन में आंसर्स की फिगर बना ले कि ऐसे ऐसे मुझे अपना आंसर लिखना है। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखें, और बाकी सारे क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत की विदेश नीति का क्या अर्थ है, विदेश नीति होती क्या है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कोई भी देश पूरी तरीके से अलग थलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता। हर देश के अंदर संसाधनों की भिन्नता है, कहीं पर पेट्रोलियम ज्यादा पाया जाता है तो कहीं पर जैव विविधता ज्यादा है, कहीं पर जो निम्न जलवायु है, निम्न जलवायु कहीं पर कृषि प्रधान है, कहीं पर खनिज संसाधन अधिक पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग संसाधनों का विभाजन हुआ है। और कई देश ऐसे भी हैं जो तकनीकों में आ गए हैं, तो कोई अकेला चाहे अपना विकास कर लेता नहीं कर सकता। कई देश जो विकसित देश हैं उन्हें मार्केट्स की जरूरत पड़ती है, तो मार्केट्स की वजह से, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, कई देशों को मार्केट्स की जरूरत पड़ती है और मार्केट की वजह से हम देखते हैं वो गरीब देशों से या विकासशील देशों से क्या करते हैं, उनसे संबंध स्थापित करते हैं ताकि अपनी निर्मित वस्तुएं वहां पर बेच सकें और अधिक से अधिक लाभ उनसे अर्जित कर सकें। तो विदेश नीति का मतलब सिंपल सा ये है कि ये देश, कोई इंडिया जैसी कंट्री है, वो किसी दूसरे देश से संबंध बनाती है और संबंध बनाने का क्या कारण है और संबंध ना बनाने का क्या कारण है, ये विदेश नीति को रेफर करता है। दूसरी चीज यहाँ पर आप ये देखेंगे कि भाई भारत की जो विदेश नीति है उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या अर्थ है, आप इसको भी समझेंगे। तो भारत की जो विदेश नीति है उसके कई सारे अर्थ हैं, आप सभी समझेंगे कि जो भारत की जो विदेश नीति है उसके क्या है, कई सारे हम अर्थ समझेंगे। और इसके अंदर अर्थों के अंदर हम ये भी देखेंगे, विदेश नीति का मतलब ये भी होता है कि एक देश अपनी जिन जरूरतों को पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों से संबंध बनाता है वो भी विदेश नीति कहलाती है। विदेश नीति के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे भारत की विदेश नीति की बात हुई है तो भारत की विदेश नीति में आप सभी को दिखता है गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता, मानव अधिकारों का सम्मान। ऐसे देश जो जेनोसाइड करते हैं उन देशों से ये बिल्कुल भी संबंध बनाते नहीं है। जो ह्यूमैनिटी को भरोसा नहीं रखते, जो ह्यूमैनिटी को ज्यादा बिलीव नहीं करते, तो उन उन देशों से भारत अपने रिलेशन अच्छे नहीं रखता। जैसे पाकिस्तान है, वहाँ डेमोक्रेसी का सम्मान नहीं होता, तो उनसे ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है। इसके अलावा अगर हम चाइना की बात करें तो वहां पर हमसे थोड़े बहुत ट्रेड के एस्पेक्ट में। इसके अलावा भारत ऐसे देशों से संबंध बनाता है जो किसी देशों का ना तो दमन करते हैं, ना ही ऐसे देश होने चाहिए जहां पर जेनोसाइड होता है, ना ही ऐसे देश होने चाहिए जहां पर जो है रेसिज्म या फिर कास्टिज्म या फिर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है। ऐसे देशों से भारत अपना संबंध नहीं बनाता। भारत इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखता है कि उसकी क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे, तेज गति से विकास करे और अपने स्वयं प्रभुत्ता के जो अधिकार है, आत्मनिर्णय लेने के जो अधिकार है, सोवर्निटी है, उसके राइट उसके पास ही रहें। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछा जाएगा, भारत की विदेश नीति बनाने में राजनीतिक दलों का क्या योगदान है। अब ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि या तो पीएमओ पूछा जाएगा
भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में? पीएमओ, पीएमओ मीन्स प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है पीएमओ कहलाता है। इसका क्या योगदान है? देखो वीडियो डायरेक्टली आप लोगों के लिए बनी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा भारत की विदेश नीति निर्धारण करने में जो विदेश मंत्री है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स से जो है वो कहीं ना कहीं कहाँ तक अपनी भूमिका निभाता है, इसके बारे में ये वीडियो भी अपलोडेड है, ये वीडियो भी अपलोडेड है। तो ऑलरेडी जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारी वीडियो अपलोडेड है। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में संसद का क्या रोल है? संसद कैसी भूमिका निभाता है? इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट ज्यादातर क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट लगे या आप लोगों को लगे कि नहीं ये तो थोड़ी दिक्कत दे रहा है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट कीजिए, आपको जल्द से जल्द वीडियोस मिल जाएगी। बाकी रात को डाउट सेशन और लाइव सेशन लिया जाएगा जिसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन जो आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहे उनके भी वहां पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में राजनीतिक दलों और दबाव समूह का क्या भूमिका है या क्या इसकी मुख्य भूमिका है? इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में राजनीतिक दलों का क्या महत्वपूर्ण पक्ष है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में आप सभी को बताना है। तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में राजनीतिक दल देखो यहाँ पर आगे, और दबाव समूह। राजनीतिक दल के बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं क्योंकि राजनीतिक दल यहाँ भी पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे, राजनीतिक दल और जो निजी संस्थाएं ये दोनों भूमिका निभाते हैं। जैसे दबाव समूह क्या है, आज बहुत सारी एनजीओज हैं, मानव अधिकार की रक्षा करने वाले बहुत सारी एनजीओज हैं, तो वो कई बार सरकार जो है हमारी कैसे रिलेशन बनानी चाहिए, सरकार की नीतियां निर्धारण कैसे की जाएगी, इन सब चीजों पर वो इम्पैक्ट डालती है। ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो आप, राजनीतिक दल दबाव समूह के साथ जोड़ के पूछा जा रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है संसद और विदेशी जो मंत्रालय है उन दोनों को एक साथ जोड़ के पूछ लिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट है। और जनसंचार की बात करता है तो जो मीडिया है वो किस तरीके से हमारी विदेश नीतियों को प्रभावित करती है, बहुत हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट्स है वो क्या कर रही है, क्या गलत कर रही है, किन देशों से हमें अच्छे संबंध बनाने चाहिए, ये रियलिटी में मार्गदर्शन करने का जो काम है ये कौन करती है? ये केवल और केवल जो है मीडिया ही करती है। मीडिया हमें इस बात की सूचना देती है कि आज हमारे देश के जो मंत्री हैं वो किन देश के मंत्रियों के साथ में मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, कौन से देश हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, किन देशों से हमें ज़्यादा अच्छे संबंध रखने चाहिए, कौन से देश की विदेश नीति हमारे देश के लिए हानिकारक हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है, क्योंकि एज यूजुअल हम कहें आज के ज़माने में मीडिया चाहे वो प्रिंट माध्यम से न्यूज़पेपर्स के थ्रू हमें वो न्यूज़ दे रही हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, किसी भी तरीके से वो कहीं ना कहीं अगर देश हमारे अच्छे देशों से संबंध नहीं बनाते तो उसका क्रिटिसिज्म भी होता है और जनता इस चीज़ को भली भांति समझती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई भारत और विश्व को जोड़कर क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं है ना चैप्टर के अंदर। तो भारत की विदेश नीति प्रभावित करने वाले कारण क्या है? तो दो कारण है, आप सभी को ध्यान रखना है। एक इसके राष्ट्रीय कारण है जिसे आंतरिक कारण भी बोलते हैं हम, और दूसरे हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय कारण, जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां होती है, या फिर यूएनओ हो गया, साथ साथ गुटनिरपेक्षता हो गई। ये सारी चीजें ऐसी है जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां है, ये भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करती है। 1 लाख से प्लस व्यूज है भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारण बाय सोल सॉल्यूशन सर्च करना। हालांकि ओल्ड वीडियो है और वो ग्रेजुएशन के लिए भी हो सकती है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो डजेंट मैटर, बिल्कुल मायने नहीं रखता। आपको बस इतना करना है, यू विल हैव टू डू ओनली दिस। आपको सिर्फ अपने पेपर की तैयारी करनी है, आपको आंसर अच्छा मिलना चाहिए, बस सारा ध्यान आप फोकस आपको इससे होनी चाहिए। ठीक है, अगली चीज आप सबके लिए पूछी गई है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो जितने ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे विदेश नीति के पूछे जा सकते थे सारे यहाँ पर है। अब इसमें से भी मैं बता दूं आपको क्या क्या करके जाना है। आपको ये 8वां क्वेश्चन पक्का करके जाना है, इसमें से आपको ये क्वेश्चन पक्का करके जाना है, आपको पीएमओ वाला और एक्सटर्नल अफेयर्स वाला जो है विदेश मंत्रालय, ये पक्का करके जाना है, और भारतीय विदेश नीति की मुख्य विशेषता। आप वैसे भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले ये 3-4 पढ़ लोगे तो बाकी तो आपके ऐसे क्लियर हो जाएंगे, और बाकी वीडियो बना रखी है, आप देख लोगे तो और ज्यादा बढ़िया है। अब अगला है भारत की विदेश नीति को सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का मतलब ये है कि किन प्रेसिडेंट्स के टाइम पे कैसी विदेश नीति रही, जैसे नेहरू के टाइम पे भारत की विदेश नीति कैसी रही। एक क्वेश्चन तो ऊपर में से पक्का 110% है, और इनमें से भी टाइप 2 का मतलब है ये क्वेश्चन करके जाना है आपको,
और इनके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन नहीं करने, जो भी टाइप्स मैं बताऊंगा उनके अलावा क्वेश्चन कोई आपको कहता है इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स है, आप कुछ मत पढ़िए, आप सिर्फ इतना पढ़ के जाइए, आप यकीन मानिए आपसे अच्छा पेपर कोई नहीं लिख कर आएगा। भारत की विदेश नीति में जो नेहरू की क्या भूमिका है, तो नेहरू की मुख्य भूमिका है, क्योंकि जब ये अंतरिम सरकार हमारी 1946 में बनी थी और 1964 तक, इस टाइम तक वो क्या थे, भारत के एक तो पीएम थे और दूसरे ये फॉरेन मिनिस्टर भी थे हमारे। इन दोनों पदों को बखूबी इन्होंने संभाला। लेकिन भारत की विदेश नीति कई मायनों में इनकी नज़र से अच्छी भी रही है और बुरी भी रही है। तो इन्होंने भारत की विदेश नीति में 3 बातें प्रमुख बोली थी। सबसे पहला क्या है कि भाई क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना है। दूसरा तेज गति से विकास करना है और तीसरा क्या है, संप्रभुत्ता को बनाए रखना है। ये 3 बातें उन्होंने अपने भारत की विदेश नीति में स्टार्टिंग में बोली थी। लेकिन इनके लिहाजे से भारत में लोकतंत्र स्थापित करना काफी मुश्किल था, लेकिन लोकतंत्र भी स्थापित होया। हम ये भी देखते हैं, लोकतंत्र स्थापित होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं नेहरू के टाइम पे कई प्रॉब्लम्स भी हुई, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा है, पीओके जो है, आप देखते हो जम्मू एंड कश्मीर, इस तरीके से आपको जम्मू एंड कश्मीर दिखता है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है ये पीओके है, ये पाक अधिकृत कश्मीर है। ये 1947 में पाकिस्तान ने इसको कब्जा लिया था और उसे वो आज़ाद कश्मीर कहता है। और इसे अब देखोगे तो ये ऑक्साइड चीन का है, चाइना ऑक्यूपाई कश्मीर है, चाइना ने 1962 के वॉर में इसको भी ऑक्यूपाई कर रखा है। तो कश्मीर हमारे पास में सिर्फ ये है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है हमारे साथ में। तो हमें कहीं ना कहीं गांधी की नेहरू की जो विदेश नीति है वो अगर हम देखें तो फ्लॉप भी रही है और अच्छी भी रही है। निष्कर्ष में आप ये डालोगे और क्या क्या योगदान रहा है तो आप ये देख सकते हो। नेहरू की विदेश नीति में सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि जो कश्मीरी मसला है वो आज तक विवादित है, कभी सॉल्व नहीं हो सका है। हम कश्मीर के कई हिस्से हार चुके हैं लेकिन आज भी हमें वो हिस्से नहीं मिल पा रहे। आज़ादी के 75 साल हो गए। तो ये भारत की एक विदेश नीति की फ्लॉप का पॉइंट था। दूसरी बात, अगर हम उसी समय बात करें तो नेहरू के टाइम पे ही 19 इसी टाइम पीरियड में आप देखोगे शीत युद्ध चलता है, कोल्ड वॉर। शीत युद्ध में भारत के लिए अपनी आज़ादी बनाए रखना ही बहुत मुश्किल काम था, लेकिन गुटनिरपेक्षता के माध्यम से नेहरू जी ने भारत को एक अच्छा मंच प्रदान किया। भारत किसी गुट में शामिल ना होकर क्या करता है, अपने स्वतंत्र विदेश नीति चला सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है इस वाले कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू के बाद में भारत की विदेश नीति किन चीजों पर निर्भर है। अब नेहरू के बाद जब ये शब्द लग जाए ना तो आपको कुल मिलाकर लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हो रही है। डायरेक्टली तो आपसे पूछा ही जाएगा, लेकिन आप सभी को क्लियर भी होना चाहिए नेहरू के बाद कौन आए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे उन्होंने भारत की विदेश नीति में, आप सभी को ध्यान रखना है, एक तो 1965 का वॉर, एक इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है, और दूसरा 1966 का ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता। और ये क्वेश्चन आप सभी से ज्यादा बड़े क्वेश्चन पूछने की उम्मीद कम है क्योंकि इसका आंसर ज्यादा बड़ा नहीं है। और इसी के अलावा इन्होंने अपनी विदेश नीति में जय जवान जय किसान, अपनी जो क्वेश्चन था हमारा एग्रीकल्चर का, उसको डेवलप करने की बात करी थी इन्होंने। ठीक है, देखो क्वेश्चन अथवा मैंने बीच में इसलिए लिख दिया है ताकि आपको क्लियर भी हो सके कि ये क्वेश्चन लाल बहादुर शास्त्री के दृष्टिकोण से भी पूछा जाएगा। तो ये दोनों की दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए। पाकिस्तान ने लाल बहादुर शास्त्री के दृष्टिगत कमजोरी का शोषण करने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो 1965 में हम इंडिया जो थे, हम लाहौर तक पूरा कब्जा सकते थे। कहाँ तक? हम लाहौर तक कब्जा सकते थे, लेकिन हमने कब्जाया नहीं। तो ये हमारी नीतिगत दृष्टिकोण की कमियां थी। इसके बारे में मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, श्रीमती गांधी के काल में जो है भारत की विदेश नीति का सिंगावलोकन। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप सभी को पता है 1974 में जो है परमाणु, ये पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण जो था, कुछ भी कह सकते हो आप, परमाणु परीक्षण फर्स्ट हुआ है यहाँ पर, पोखरण फर्स्ट एक। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें इंदिरा गांधी का क्या रोल था, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक तो ये, दूसरा इसी समय पे आप देखोगे भारत की जो विदेश नीति थी, इसी समय भारत ने 1971 में पाकिस्तान से एक और वॉर किया था। तो ये देखते हैं, उस बैट के लिए हमने उचित व्यवस्था करी थी। चाइना से उस टाइम रिलेशन खराब थे। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोड किया जा चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने भारतीय विदेश नीति को अपने शासनकाल के दौरान किस प्रकार से रखा। ये और ये क्वेश्चन सेम ही है, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीए, राजग जिसे बोलते हैं। पेपर में राजग लिखा जाए तो कंफ्यूज नहीं होंगे, राजग का मतलब एनडीए से है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा कि जो, जैसे फॉर एग्जांपल एनडीए का जो पूरा पूरा गठबंधन का दौर था उस समय कैसी रही है। तो पोखरण सेकंड 1998 का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पोखरण है। इसके बाद में भारत पाकिस्तान से कारगिल संघर्ष, भारत और चाइना के वॉर अच्छे होना, भारत और
और क्या कहते हैं अमेरिका द्वारा भारत पे प्रतिबंध लगाना, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर करना है। और ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपसे। अब ये जो भारत की विदेश नीति है इसमें आपको एक तो इसके अंदर इंदिरा गांधी को पक्का करके आना है और एक नेहरू को पक्का करके आना है, ये दोनों को दोनों आप पक्का कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देख रहे हो भारत की विदेश नीति, इसके बारे में। भारत की विदेश नीति में हम इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे इंडिया के। भारत और अमेरिका के क्या संबंध है, भारत और यूरोपीय संघ के क्या संबंध है, शीत युद्ध और अमेरिका के बीच में क्या क्या मतभेद है ना। शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में क्या मतभेद है। जब मैंने आपको अमेरिका और भारत के संबंध पढ़ाए तो शीत युद्ध के काल में कैसे संबंध है और शीत युद्ध के बाद कैसे संबंध है, ये दोनों डिस्कस करवाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आप इस वाली वीडियो को देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। भारत और ईयू के साथ क्या संबंध है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है, ईयू और भारत के संबंध। तो आप इसको जरूर देखना, और नहीं देखा है तो जल्दी आप सभी के लिए वीडियो आने वाली है, आप चिंता ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के बाद में भारत और अमेरिका के नए संबंध। तो अमेरिका के साथ चाहे तो पुराने संबंध है या मतभेद है, वो सारे के सारे एक ही वीडियो में आप लोगों के क्लियर है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है यूरोपियन संघ और भारत के बीच में राजनीतिक मतभेद बताना है। यूरोपीय संघ और भारत के बीच में राजनीतिक मतभेद कौन कौन से है। तो राजनीतिक मतभेद कई लिहाजे से बन जाते हैं हमारे लिए। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि हम 1971 के बाद हमने हमारा जो पूरा झुकाव है वो सूबे संघ की तरफ था, लेकिन जब सूबे संघ का विघटन हो गया तो हमारा झुकाव किसकी तरफ होने लगा, अमेरिका की तरफ। क्योंकि सोवियत संघ की तरफ से हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कहना काफी मुश्किल था। इस वजह से हमारे लिए जरूरी हो गया था कि हम इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, भारत और रूस के संबंधों का वर्णन। तो सोवियत संघ और रूस के संबंध कोई अलग अलग नहीं है। जब आप रूस के संबंध पढ़ोगे या सोवियत संघ के पढ़ोगे उसमें उनकी बातें भी आप इनमें डाल सकते हो। भारत और चाइना के संबंध, तो ये क्वेश्चन भी इजी है, मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है। भारत जापान के संबंध, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोड है। और सोवियत संघ के विघटन के बाद में भारत और जो सोवियत संघ है, भारत और सोवियत संघ यानी रूस जो है उनके बीच में सहयोग कम होता गया है वाला क्वेश्चन जो है, या इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो भी क्लियर आपको इस वाले में हो जाएगा, आप सभी को ध्यान रखना। इसके अलावा भारत और जापान के संबंध बताने आपको, तो इसके में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसमें चाहे शिंजो आबे की बात कर दो, नरेंद्र मोदी की दोस्ती की बात कर दें हम, या फिर हम बात ये कर लें कि भाई जो मेट्रो परिवहन सेवा है वो जापान और कोरिया की हेल्प की तरफ से हमारे देश में जो चलाई जा रही है वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये भी आप देख सकते हो, सदा से ही हमारे उसके बीच में कोई मतभेद नहीं रहा है, दोनों देश एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन जैसे हमने पोखरण सेकंड किया था, दूसरा परमाणु परीक्षण, तो उस जगह कहीं ना कहीं जापान ने भी हम पर प्रतिबंध लगाए थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। भारत और चीन के ठंडे रिश्तों के आने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कब से भारत और चाइना के जो संबंध है वो ज्यादा पैटर्न होना शुरू हुए, ये आपको क्वेश्चन करना है। टाइप नंबर 5 है भारत और इसके पड़ोसी देश। तो सार्क को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिसमें सार्क क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ये सार्क कहलाता है। इसके अलावा दक्षिण एशिया क्या है, सार्क क्या है, दशेश क्या है, ऐसे भी लिखा सकता है। ये आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो आप सभी को बताएं साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल और कॉर्पोरेशन, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों का वर्णन करना, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है, 4 बार हो चुका है, 1947 में, 1965 में, इसके बाद में 1971 में, एक सैनिक संघर्ष 1998 या 90 कारगिल समझौता, तो कारगिल संघर्ष है। इसके अलावा सार्क के गठन की ऐतिहासिक भूमिका, तो आपको बताना है किस तरीके से सबसे पहला सम्मेलन ढाका में होता है, क्या है, कहाँ पर इसका क्या नाम है, संस्थान संस्थापक है इसे काठमांडू में, और इसके अलावा किस तरीके से इसकी कार्य करने की क्षमता है, इसके बारे में। शिमला समझौता 1972 में, ये किस किस के बीच में हुआ, होने जा रहा था, तो आप सभी को ध्यान रखना है। हमारे उसमें कि 1972 में इंदिरा गांधी पीएम थी और जुल्फिकार अली भुट्टो वहाँ के, उन दोनों के बीच में समझौता होना था, लेकिन परंतु समझौता इतना ज्यादा बेटर तरीके से हो नहीं पाया, आप सभी को ध्यान रखना है। और ये वार्ता ही थी लेकिन असफल रही, और इसकी असफलता का एक कारण ये था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उस मुद्दे को लेकर बार बार पाकिस्तान अपनी आवाज उठा रहा था, और इस वजह से ये जो समझौता है वो चाहकर भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, क्या विशेषता है। तो सार्क की कई सारी विशेषता है, जैसे इसकी विशेषता यह है कि भाई ये दक्षिण एशिया का संगठन है। इसके अंदर एक खासियत यह है कि ज्यादातर विवादित देश इसके अंदर शामिल है, और ज्यादातर विवादित देश शामिल होने का मतलब सिंपल सा ये है, ज्यादातर विवादित देश इसके अंदर है। इसकी वजह से ये संगठन अधिक विकास भी नहीं करता, और इसको दूसरे देशों के ऊपर अधिक से अधिक निर्भर रहना पड़ जाता है। अगला है
आपका आसियान की संरचना, तो आसियान की वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोडेड है। लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ जाए, आप सभी को बेसिकली जो है लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है और लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ये है नरेंद्र मोदी ने शुरू करी है 2005, कभी यूज हुआ है 2005 में। लेकिन जो लुक पूर्व की ओर देखो चलो, जब मनमोहन सिंह जो थे तब उसी टाइम से ये चीज आप सभी को ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत और उसके संबंध कैसे हैं, तो दक्षिण पूर्वी एशिया आसियान के देशों के साथ संबंध अच्छे भी हैं और कुछ ज्यादा खास भी संबंध नहीं है। अच्छे संबंध इस वजह से हैं, बहुत सारे भारतीय लोग हैं जो वहाँ पर वर्क करने वाले हैं, और साथ साथ दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, शीत युद्ध के दौरान में भारत और आसियान के संबंधों को बढ़ावा देने में क्यों असफल रहा है? तो भारत जो है क्या असफल रहा है? भारत और आसियान के संबंध जो है वो असफल रहे शीत युद्ध के काल में। तो क्योंकि आपको पता है आसियान की स्थापना 1967 में हुई है, पहली बात तो ये। और जो दूसरा संगठन है वो काफी पहले से कहीं और है। यहाँ पर हम बात करें 1967 में, एक सेकेंड, शीत युद्ध के काल में भारत और आसियान के संबंध 1970 1967 में आसियान की स्थापना हुई। आसियान की स्थापना के बाद में हम देखते हैं जो कोल्ड वॉर का टाइम था जो 1947 से ही लगभग शुरू हो गया था। इस टाइम से हालांकि 46 बुक में लिखा होता है 1947 से ही वो शुरू हो गया था, और लगभग आप देखोगे तो टोटल करोगे तो लगभग 20 ईयर्स आफ्टर में ये बना। भारत में उसके संबंध ज्यादा खास तो इसमें रहे नहीं। भारत और इसराइल बढ़ते हुए संबंधों को बताइए, भारत किस तरीके से इसराइल से क्या क्या खरीदता है, इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय एशिया भू सामरिक महत्व का वर्णन कीजिए। भाई ये क्वेश्चन आपसे भी आने की उम्मीद नहीं है। पश्चिमी एशिया के अंतर्गत मुख्य सुरक्षा और सरोकार, पश्चिमी देशों में जो है भारत की मुख्य समस्या सुरक्षा है और आर्थिक सरोकार, क्योंकि भारत इन दोनों को वैल्यू देता है। भारत का कहना है कि जो भी देश इन दो चीजों में काफी ज्यादा माहिर होते हैं वो हमेशा ही आगे बढ़ते रहते हैं। आप सभी को ध्यान रखना। केंद्रीय एशिया भारत की सुरक्षा के सरोकार पर टिप्पणी करनी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत और लैटिन अमेरिका के संबंध ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को करना है। इसके बाद भारत और अफ्रीका के संबंध ये भी करना है। भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले जो व्यापारिक संबंध है वो किस प्रकार के, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना है इसी तरीके से। और इसके बाद में भारत और अफ्रीका के संबंध, तो यहाँ पर लैटिन अमेरिका या अफ्रीका ये आपसे पक्का पूछा जाएगा। और मैं बता दूं आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है समझौते से, संबंध से। जैसे 2 समझौते या संबंध कौन कौन से, सबसे पहला संबंध आपने देखा अफ्रीका के साथ में आ रहा है, लैटिन अमेरिका के साथ में आ रहा है। इसके बाद में सिंपल अमेरिका के साथ आ रहा है, रूस के साथ आ रहा है, जापान के साथ आ रहा है। तो ये देश तो ऐसे मैंने नाम आपको बताए, यहाँ से संबंध 110% नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निशस्त्रीकरण क्या है, इसके ऊपर वीडियो बनी है हथियारों की होड़ पे रोक लगाने के लिए। इस पर कोई 4 स्तंभ बताइए तो चारों बता रखे, आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगला है, परमाणु शस्त्रों का प्रयोग नियंत्रण पाने के लिए उठाए गए गलत कदमों का परिचय। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है कि परमाणु शस्त्रों का जो है प्रसार नियंत्रण पाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों का परिचय। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमाणु जो हथियार है, परमाणु हथियार जो है उनके प्रचार पे नियंत्रण, जैसे सीटीबीटी है ना, एनपीटी है, ये जो संधियां हो रखी है, या फिर एबीएम है, ये सब जो संधियां है, ये सब संधि बेसिकली इसीलिए करवाई गई है ताकि लोग और ज्यादा परमाणु हथियार ना बना सके। क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति का वर्णन करना। तो भारत की परमाणु नीति सिंपल सी है कि हमने जो अपना अधिकार है, जो परमाणु बम है उसको हमने इसलिए नहीं बनाया कि किसी को हम डरा धमका सके, बल्कि हमने उसको इसलिए बनाया ताकि आने वाले समय में हमारे भी विकास हो सके। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत निशस्त्रीकरण को क्या महत्व दिया गया है। ये क्वेश्चन आप सभी को मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, आई होप आपको ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, आतंकवाद क्या है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आतंकवाद क्या है और इसको विस्तार पूर्वक बताइए। तो ये वीडियो हमने आतंकवाद क्या है उसको एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हैं। भारत की परमाणु नीति, भारत की परमाणु नीति के तत्व, दोनों क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर क्लियर हो गया है, दोनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बन जाएगा बहुराष्ट्रीय निगमों के ऊपर। तो आपसे सिंपली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बहुराष्ट्रीय निगम क्या है, सबसे पहली चीज, और इसके क्या उद्देश्य है, क्या भूमिका है, क्या कार्य है। आपको सबसे पहले तो बहुराष्ट्रीय निगम एक्सप्लेन करना है।
और इसके बाद में इसकी बहुत सारी भूमिका है आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, देशों की सुरक्षा करने में, देशों के आपसी सहयोग बनाने में कहीं न कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बहुत ज़्यादा भूमिका है। बहुराष्ट्रीय कंपनी गृह देश पे क्या प्रभाव डालती है? अभी रिसेंटली भी इसकी वीडियो डाली गई है और पहले भी डाली गई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आप जस्ट सर्च कर सकते हो और सिंपली आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय सहयोग क्या है? तो ये और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने में कौन-कौन से संगठन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने में कौन-कौन से संगठन जो है वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? ये आप सभी को बताना है। क्षेत्रीय संगठन कई सारे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आसियान है, अपेक है, सार्क है, ओ IORA, IORA ये संगठन है, आप सभी को ध्यान रखना है। एशिया प्रशांत अपेक की बात हो रही है यहाँ पर, EU की बात हो रही है सिंपली। तो ये कुछ ऐसी जगह है जिनसे भारत के अच्छे रिलेशंस हैं। इन संगठनों में भारत की कहीं न कहीं मुख्य भूमिका है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को आगे नहीं भी बताऊँ तब भी कर लोगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़्यादा रहने के लिए ज़रूरी है और इसमें क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? अगर सहमत हैं तो सिंपल बताइए, नहीं तो आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, लेकिन आपको बताना तो ही है। तो जीवित रहने के लिए पर्यावरण का आवरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर्यावरण के आवरण में ससुराल जो है बनता है, मायका बनता है। पर्यावरण का जो आवरण है, इसी के अंतर्गत और चीज़ें जीवन की हमारी आगे बढ़ती हैं। तो पर्यावरण का जो माध्यम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत की संस्थागत और गैर सरकारी संगठन में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूर्ण सजग कैसे हुई है? आजकल बहुत ज़्यादा मीडिया पॉपुलर हो गई इस वजह से। वोटरनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? इसकी प्रासंगिकता, तो प्रासंगिकता भी अपलोडेड है, इसका सिंपल क्वेश्चन भी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको जल्द से जल्द देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण के विभिन्न आयाम, तीनों आयाम बता रखे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी, सारे आयाम बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूमंडलीकरण से जुड़ी हुई क्या-क्या समस्याएं हैं? ये क्वेश्चन भी आप सभी को पक्का करके देना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे। इसके अलावा ये नंबर है आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है, आप उन लिंक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय